जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मेरा नाम तो आप सबका स्नेह क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम इकोनॉमिक्स में मनी चैप्टर को जो पढ़ रहे थे वीडियो में, कुछ बोर्ड परीक्षा से पहले बीच में उसको रोक दिया गया था। तो मुद्रा का वर्गीकरण में हमने पढ़ा था। मुद्रा के वर्गीकरण में हम 2 या 3 वीडियो में देखे थे। पहला मुद्रा का वर्गीकरण 3 आधार पर हुआ था। पहला था प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया था, वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब या लिखित मुद्रा। दूसरा था सामान्य स्वीकृति के आधार पर या वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को 2 भाग में बांटे थे, विधिग्राह्य मुद्रा तथा अविधिग्राह्य मुद्रा। तथा भौतिक रूप के आधार पर हमने मुद्रा को बांटा था, जिसमें धात्विक मुद्रा था, पत्र मुद्रा था, शाख मुद्रा था, निकट मुद्रा था और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा था। शाख मुद्रा तक हमने वीडियो में देखा है। आइए इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा देख लेते हैं और उसके बाद से हम मुद्रा की पूर्ति के बारे में आगे के क्रम में बढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या था? भौतिक रूप। भौतिक रूप के आधार पर, भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण तो हम 5 प्रकार से करते हैं। पहला होता है धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा। दूसरा होता है, इसको हम पढ़ चुके हैं, पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा, इसको भी वीडियो में मिल जाएगा, पढ़ चुके हैं। अगला है शाख मुद्रा एवं बैंक मुद्रा। तीसरा है शाख मुद्रा। शाख मुद्रा या बैंक मुद्रा। और चौथा है निकट मुद्रा। निकट मुद्रा। ये सारी चीज़ें वीडियो में आपको मिल जाएंगे इसी चैनल के। जो अंतिम है इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, उसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा 5वां जो है इसका अंतिम, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा आज के आधुनिक युग में जो मुद्रा का स्वरूप है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है। आज हम जो भी काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, बिना कैश को टच किए और एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, ऑनलाइन पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मुद्रा है, इस तरह की जो मुद्रा होती है, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा कहलाती है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पैसे, डिजिटल मुद्रा आदि आते हैं, लिख सकते हैं इसको हम। इस मुद्रा से ऐसे मुद्रा से है, इस मुद्रा से आशय ऐसी मुद्रा से है, ऐसी मुद्रा से है जो लिखते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक रूप से
आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही ए वित्तीय सांकेतिक लेखन। वित्तीय सांकेतिक लेखन। वित्तीय सांकेतिक लेखन एवं इससे संभव बनाने वाले इससे संभव बनाने वाले तकनीक का सामूहिक रूप है। तकनीक का सामूहिक रूप है या नाम है, जो भी लिख सकते हैं लिखते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति से आशय। मुद्रा की पूर्ति मनी सप्लाई। मनी अब देखिए मुद्रा की पूर्ति क्या है। किसी एक निश्चित विशेष समय में किसी देश के अंदर चलन में कुल मुद्रा जो है, वैधानिक रूप में जो चलन में मुद्रा है उसे ही ये मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। इसमें कागजी नोट हम सिक्के सबको शामिल कर लेते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं। मुद्रा की पूर्ति से आशय मुद्रा की पूर्ति से आशय मुद्रा की पूर्ति से आशय किसी समय विशेष पर किसी समय विशेष पर एक देश में प्रचलित वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा की कुल मात्रा से है। कुल मात्रा से है। वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आने वाले नोट और सिक्कों भी शामिल हैं। ठीक है। वैधानिक मुद्रा में मतलब जो वैधानिक मुद्रा है, वैधानिक मुद्रा में देश में चलन में आए सभी नोट एवं
सिक्कों को भी शामिल किया जाता है। नोट एवं सिक्के भी शामिल हैं या होते हैं। जो विनिमय के रूप में कार्य करते हैं। जो विनिमय के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। m बराबर C प्लस डी डी, C प्लस डी डी, जहाँ पे C क्या है, मुद्रा है, जहाँ पे C क्या है, मुद्रा है, और डी डी जो है मांग जमाए हैं, मांग जमाए हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान रूप में शाक पत्रों की भी मुद्रा का के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए डी क्या है, मांग जमाए, अर्थात नोट और मुद्रा जो है वो भी, और साथ में शाक पत्र जो डी है इसको भी शामिल कर लेंगे तो मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा कहलाएगी। आया समझ में? तो चलिए इसको देख लेते हैं, आगे चलते हैं आगे क्रम में। हमें पता है कि मुद्रा का दो कार्य होता है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, इस तरीके से हम देखें तो मुद्रा के कार्यों को आधार दे बनाया जाए तो मुद्रा की पूर्ति को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है संकीर्ण रूप में मुद्रा की पूर्ति और दूसरा है व्यापक रूप में मुद्रा की पूर्ति। तो आइए इसको हम देखते हैं आगे के क्रम में, इसको देख लीजिए। परिभाषा बांटना है, परिभाषा के आधार देखना है, तो चलिए लिखते हैं। अर्थ हो गया, अर्थ वाली बात है परिभाषा। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा डेफिनेशन। डेफिनेशन तो हम परिभाषा किसका, मुद्रा की पूर्ति का। तो हम देखें तो मुद्रा के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। मुद्रा के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। पहला होता है विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम
और दूसरा होता है मूल्य का मापन, मूल्य का या मूल्य का संचय, सॉरी, मूल्य का संचय, चलिए या मापन जो भी कर दें। तो इस आधार को, इसको हम आधार बनाए तो मुद्रा की पूर्ति की परिभाषा को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक ना। मुद्रा के इन कार्यों के आधार पर, मुद्रा के इन कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर मुद्रा की पूर्ति को, मुद्रा की पूर्ति को दो अर्थों में समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। पहला है इसका, वो अर्थ क्या है, पहला है संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति, संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति, संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति। नैरो अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई, ऑफ मनी सप्लाई, और दूसरा है व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति, व्यापक अर्थ में मुद्रा की पूर्ति। बोर्ड अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई, ये दो प्रकार हैं परिभाषा को। और चलिए पहले को लिखते हैं। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति से आशय। तो देखिए, संकीर्ण रूप में मुद्रा की पूर्ति से आशय अगर हम देखें तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति से में उन्हीं मुद्राओं को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा के रूप में चलन में है देश किसी में, और साथ में विनिमय के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं, ठीक ना। जैसे मुद्रा हो गया, इसके अंतर्गत मुद्रा, करेंसी, नोट, सिक्के हो गए, साथ में डिमांड पत्र हो गए। कुल मिला के कह सकते हैं इसमें केवल चल परिसंपत्तियों को ही मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है, जो आसानी से क्या कहते हैं विनिमय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इस परिभाषा के अंदर इतना ही है। चलिए इसको लिख लेते हैं।
संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति से आशय संकीर्ण रूप में मुद्रा की पूर्ति से आशय विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली चलन में समस्त मुद्रा की मात्रा से है की जाने वाली चलन में समस्त मुद्रा की मात्रा से है समस्त मुद्रा की मात्रा से है तथा जो वस्तुओं एवं सेवाओं की वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय संबंधी भुगतान व ऋणों की अदायगी के लिए अदायगी में पेशगी देना, ठीक है। अदायगी के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है। सर्वसम्मति से स्वीकार की जाती है। इस तरह से हम देखें तो इसके अंतर्गत केवल दो को हम शामिल करते हैं। पहला क्या है? जनता के पास करेंसी या नोट। जनता के पास करेंसी जिसको हम कहते हैं नोट या सिक्के। जो जनता के पास मनी है उसको और साथ में बैंकों की मांग जमाए। दूसरा है बैंकों की मांग जमाए। कहने का मतलब पहली बात तो जनता ने जितना कैश अपने पास रखा है तथा जनता ने बैंक में जो भी जमा किया हुआ है, जरूरत पड़ने पर मांग नहीं सके हो, ये सारी चीज़ें मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत आएंगी। संकीर्ण दशा में केवल चल संपत्तियाँ तो हैं, तो अर्थात हम इस तरीके से कह सकते हैं क्या, मुद्रा की पूर्ति। यहाँ लिखते हैं मुद्रा की पूर्ति M1 इक्वल जमा जनता के पास करेंसी
जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों की मांग जमाए। बैंकों की मांग जमाए, जो बैंकों में डिमांड है, ठीक है। अर्थात अभी जो हम यहाँ लिखे थे M1 बराबर C प्लस डी डी, M1 बराबर C प्लस डी डी। ये रहा आपका संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति। पहली जो परिभाषा है वह विनिमय के माध्यम को आधार माना है, ठीक है। विनिमय का माध्यम क्या है? जो विनिमय के रूप में कार्य करे मुद्रा, वही क्या है? मुद्रा है। तो यहाँ पे जो भी करेंसी जमाए हैं मुद्रा के रूप क्या है? विनिमय का माध्यम है, सेवा एवं वस्तुओं खरीदने बेचने का काम करती हैं, तो इसलिए इसको संकीर्ण आधार पे रखा गया। अब कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो इसको क्या करते हैं, मुद्रा के संचय को भी आधार माना कि भाई मुद्रा का एक मुख्य कार्य संचय ही भी है, अर्थात संचय को सरल बनाना, किस प्रकार से रिजर्व आसानी से किया जा सके मुद्रा का। तो इस जो आधार है संचय का, वह क्या कर व्यापक रूप में मुद्रा की पूर्ति को दर्शाता है। तो इसको लिख लेते हैं, इसको आगे चलते हैं। व्यापक रूप में मुद्रा की पूर्ति। अब एक अर्थशास्त्री थे आपका मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक ना। अर्थशास्त्री थे, कौन थे? मिल्टन फ्रीडमैन।
मिल्टन मिल्टन फ्रीडमैन फ्रीडमैन इन्होंने ये कहा कि मुद्रा का जो संचय वाला कार्य है वह भी एक प्रमुख भूमिका रखता है मुद्रा के लिए, ठीक ना, और अर्थव्यवस्था के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि जो समय है, जो समयावधि है, एक समय के लिए मुद्रा को संचय करके रखा जाता है। अगर हम उसे भी जब शामिल करेंगे तब जाके मुद्रा की पूर्ति होगी। तो लिखते हैं, ने कहा कि फ्रीडमैन ने कहा कि क्या कहा कि मुद्रा का संचय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है, मुद्रा का संचय कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विनिमय का अर्थात इन्होंने मुद्रा पूर्ति में समय जमाओं को भी शामिल किया, शामिल किया। इनके अनुसार क्या था, समय जमाए जो है उनको एक निश्चित समय के बाद नगद जमा में, ठीक ना, या मांग जमा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब जो समय के लिए पैसा संचय के रूप में रखा गया है, जरूरत पड़ने पर उसको हम कैश के रूप में निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो समय के आधार मानकर जो जमाएं की गई हैं उसको एक निश्चित समय के बाद नगद जमा के रूप में या मांग जमा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यह आधारी क्या है, वो व्यापक रूप में मुद्रा का पूर्ति है, ठीक ना। तो लिख सकते हैं, उनके अनुसार समय जमाओं को समय जमाओं को किसी भी समय मांग जमाओं एवं नगदी में परिवर्तित किया जा सकता है, नगदी में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः उनके अनुसार क्या है, मुद्रा की
पूर्ति एम टू बराबर करेंसी प्लस मांग जमाएं और प्लस मियादी जमाएं या समय जमाएं अर्थात M2 इक्वल C प्लस डी डी प्लस TD टाइम डिमांड। ये व्यापक रूप में मुद्रा की पूर्ति। तीसरे का अर्थ है। ठीक, इस तरह से आगे के क्रम में अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।